नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की मूलाधार, और जिसमें हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे थे। थर्ड यूनिट के अंदर में हमें पढ़ना है सीखने का तात्पर्य क्या है और सूझ के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो आज हम जानेंगे कि सीखना अर्थात अधिगम क्या है। तो सीखना को ही अधिगम कहते हैं और अधिगम को ही सीखना कहते हैं। तो ये जो सीखना है, अधिगम है, वह आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है। सीखने का क्षेत्र विकसित है, अर्थात कोई भी कहीं भी किसी भी चीज से सीख सकता है। इसमें अनुबंधित सहज क्रिया से लेकर समस्या समाधान तक की समस्याओं का अध्ययन सम्मिलित है। सीखने की जो क्रिया होती है वह मानवीय व्यवहार और मानसिक क्रियाओं के अनेक पहलुओं का प्रभाव रखती है। तो सीखने की दो प्रकार की परिभाषाएं हैं, जिसमें पहला है वर्णनात्मक या उसको तथ्यात्मक भी कह सकते हैं, मतलब जो कि तथ्यों पर आधारित हो, जिसका हम वर्णन कर सकें, और दूसरा है सैद्धांतिक या व्याख्यात्मक। आप सोच रहे होंगे कि व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक में अंतर क्या है। तो पहली दशा में हम जो पहला परिभाषा है वर्णनात्मक में, उसमें हम सीखने के बारे में बताते हैं, परंतु नेक्स्ट जो है दूसरा व्याख्यात्मक, उसमें हम सीखने के सारे सभी प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जिसमें चार्ल्स स्किनर का कहना है व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को ही सीखना कहते हैं। अर्थात जो हम व्यवहार करने के लिए सीखते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, ठीक है, और उसमें हम उन्नति प्राप्त करते हैं। तो चार्ल्स स्किनर अर्थात स्किनर कहते हैं कि यही सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी परिभाषाएं दे रखी हुई हैं, बट स्किनर का इम्पोर्टेंट है। स्किनर इज एनफ फॉर दिस। अब हम जानेंगे कि स्किनर को सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आज के मनोवैज्ञानिक युग में मानव का व्यवहार विश्व की जटिलतम समस्या बन चुकी हुई है। मनोवैज्ञानिक कारक सीखने की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जैसे कि प्रेरणा हो गया, या बुद्धि हो गया, या सामान्यीकरण हो गया, या फिर सरलता से सीखना, या प्रत्याशा, या फिर आप कह सकते हैं भेदीकरण, एकीकरण, निरोध, सीखने की इच्छा या अनुभव। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें इनको मतलब सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है तो उनके पीछे यही सारे कारण आते हैं। मतलब कि या तो उनको कुछ प्रेरणा की जरूरत हो, या फिर जो वो सीखना चाहते हो उससे उनको अपनी बुद्धि बढ़ानी हो, ठीक है, तो या फिर उस जो भी सीख रहे हैं वो उससे अनुभव प्राप्त करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब कारण बनती हैं एक इंसान के खुद भी सीखने के लिए। तो जो फर्स्ट पॉइंट है प्रेरणा। प्रेरणा मानव की विभिन्न क्रियाओं की मूल जड़ प्रेरणा ही है, और प्रेरणा ही सीखने की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। अगर बुद्धि की बात करें तो सामान्यतः बुद्धिमान बालक शीघ्र सीखता है, अतः सीखने की क्रिया पर बुद्धि का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, मतलब व्यक्ति अनुभवों के आधार पर कुछ सामान्य नियमों का प्रतिपादन स्वयं भी कर लेता है, और इस प्रकार प्राप्त सामान्यीकरण का सीखने पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है सरलता, कि व्यक्ति पहले सरल चीज़ों को सीखना चाहता है और उसके बाद कठिन को, क्योंकि सरल प्रक्रियाओं को सीखने में समय भी कम लगता है और जटिलता तो प्राय होती ही नहीं है। नेक्स्ट है प्रत्याशा। प्रत्याशा को हम होप कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रत्याशा में व्यक्ति की मानसिक स्थिति इस प्रकार होती है कि वह सीखने की प्रक्रियाओं के परिणामों का सामना करने के लिए
प्रयुक्त होता है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि जब तक व्यक्ति किसी क्रिया के परिणाम के लिए प्रस्तुत नहीं होता है, तब तक वह क्रिया विशेष को सुगमता से नहीं सीख सकता है। नेक्स्ट है भेदीकरण, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात व्यक्ति के लिए सीखने में भेदीकरण की बहुत आवश्यकता होती है, अर्थात पार्ट वाइज सीखना पसंद करते हैं या विभिन्न वस्तुओं में भेद करके और उनकी तुलना करके बालक बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं और ये तरीका आसान भी होता है। नेक्स्ट है एकीकरण। तो व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है उसका अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से समन्वय भी करता जाता है। इस प्रकार एकीकरण द्वारा उसके मन की एकाग्रता शक्ति में बढ़ोतरी भी होती है, में अभिवृद्धि होती है। नेक्स्ट है निरोध। निरोध मतलब निरोध एक बालक का मनोवैज्ञानिक कारण है। निरोध मतलब विरोध करना, मतलब जो बच्चा नहीं सीखना चाहता है और इसी के कारण जो बालक होता है उसके सीखने के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। फिर है सीखने की इच्छा। कोई भी प्रक्रिया उस समय सरलता से सीखी जा सकती है जब उसे सीखने की इच्छा होती है, क्योंकि अनिच्छा सीखने की क्रिया को कठिन बना देती है। नेक्स्ट है अनुभव। अनुभव ही एकमात्र व्यक्ति की अमूल्य निधि है, अमूल्य संपत्ति है। यदि सीखने की विषय सामग्री व्यक्ति के अनुभवों से संबंधित हो तो व्यक्ति उसे सरलता से ग्रहण कर लेता है। अनुभवहीनता की दशा में नया विषय सीखना असंभव तो नहीं होता है, पर कठिन हो जाता है। तो अभी जो हमने जाना है वो तो था मनोवैज्ञानिक कारण। अब हम जानेंगे कि शारीरिक कारण क्या हो सकते हैं सीखने के, और सीखने के प्रभावित करने के शारीरिक कारक के बारे में जानेंगे। तो ये तो बात सत्य है कि सीखना एक मनोशारीरिक क्रिया है, अर्थात मानसिक क्रिया है। अतः शारीरिक कारकों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया एक शरीर के अंदर ही होती है ना। तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख कारक कौन कौन से हैं इसमें। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, मतलब है जिसका कि शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं होगा तो सीखने की तीव्र इच्छा भी सीखना असंभव ही नहीं बनाती है, बल्कि कठिन भी बनाती है। नेक्स्ट है आयु। आयु जैसे कि छोटे बच्चे एक सीमा तक ही कुछ सीख सकते हैं, वो बड़ों की तरह भी व्यवहार नहीं कर सकते हैं, वो बड़ों की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो एक एज निर्धारित करा हुआ है वो बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था तक सीखने के लिए सर्वोत्तम आयु माना जाता है, क्योंकि उसके बाद में लाइफ में सिर्फ प्रैक्टिकल ही बचता है, ठीक है। और हमें प्रैक्टिकली सब कुछ करना पड़ता है, जो भी हमने बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था तक में सीखा होता है। नेक्स्ट है परिपक्वता। तो प्रत्येक क्रिया को सीखने के लिए परिपक्व होना बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ विशेष क्रियाओं के लिए तो शारीरिक और मानसिक परिपक्वता का होना अति आवश्यक होता है या अनिवार्य होता है। थकान। तो थकान जो है उसके कारण व्यक्ति सरलता से कुछ भी नहीं सीख पाता है, क्योंकि उसका मन मस्तिष्क आराम चाहता है और उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीखने की मुद्रा में नहीं होता है, और अगर सपोज कुछ सीख भी ले तो वह शीघ्र ही उसे भूल जाता है। अर्थात थकान सीखने की क्षमता को कम कर देता है, अतः विश्राम भी अनिवार्य है। अब है औषधियों एवं नशीली वस्तुएं। तो औषधियों के कारण या नशीली वस्तुओं के कारण भी सीखने की कार्य में बाधा उत्पन्न होता है। यह भी सीखने की क्षमता के विपरीत कार्य करता है, जबकि कुछ औषधियां सहायक भी सिद्ध हुई हैं। जैसे यदि मस्तिष्क में हमारा जो ब्लड है, अगर किसी बच्चे के अंदर में ब्लड की कमी पाई जाती है तो उसे क्या होता है कि मस्तिष्क में ब्लड का जो संचालन होता है, जो ब्लड आता जाता रहता है,
तो वो जल्दी जल्दी से नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्लड कम होता है और इस कारण जो उसका मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता है, और वो जो बच्चा होता है वो बहुत लेट लतीफ़ से सीखता है। ठीक है, तो ऐसी औषधियाँ भी बनाई गई हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर देती हैं दिमाग में, ताकि ब्लड हर जगह पे पहुंच सके। ठीक है, और जब ब्लड पहुंचने लगता है तो उसे क्या होता है कि दिमाग तेजी से कार्य करना स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद में जो बालक होता है वो पुनः स्वस्थ हो जाता है। नेक्स्ट है उत्तेजना। तो उत्तेजना यदि किसी संवेग के परिणाम स्वरूप हो तो, या किसी अन्य कारण से, मतलब अगर आप गुस्से में हो तो भी आप कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर उत्तेजना है आपके अंदर तो यह भी सीखने की रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है रोग। तो अगर आप रोगी हैं या फिर आपको कुछ बीमारी है, तो भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या फिर दिमाग से काम लेना चाहते हैं या मानसिक रोगी हैं, ठीक है, तो वो भी सीखने के कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा या सीखने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। आप जानेंगे भौतिक कारक। मनुष्य अपनी परिस्थितियों एवं वातावरण की उपज है, और मनुष्य सब कुछ भौतिक परिवेश में ही सीखता है। जैसे गर्मी हो गए, सर्दी हो गए, बरसात हो गया, अंधकार, कोलाहल, वातावरण, स्थान, समय, जलवायु, ये सब भी सीखने की प्रक्रिया में बाधा या फिर सहायक का कार्य करते हैं। इनका प्रभाव भी सीखने की प्रक्रिया पर अमिट होता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। और अब हम जानेंगे कि सामाजिक कारक कौन कौन से होते हैं सीखने की प्रक्रिया में। तो अनेक सामाजिक कारकों का मनुष्य की सीखने की शक्ति पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। जैसे अनुकरण हो गया। अनुकरण के अंदर, अनुकरण का अर्थ होता है कि जो जन्मजात होता है, अनुकरण मतलब दूसरों को फॉलो करना। ठीक है, तो जो इंसान फॉलो करके कुछ सीखता है यह उसकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इसीलिए मानव समुदाय को भेड़ों का झुंड की संज्ञा भी दिया जाता है, क्योंकि मानव अनुकरण के द्वारा शीघ्र और सरलता से जो सीखना चाहता है वह सीख लेता है। नेक्स्ट है संकेत। मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए अनेक संकेतों की खोज कर ली है। संकेतों के माध्यम से सीखने की क्रिया अत्यंत सरल हुई है। मतलब संकेतों की जरूरत उनको पड़ती है जिनको कि सुनने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो वो आँखों की सहायता से संकेत के माध्यम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है सहयोग। सहयोग के द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं, सीखे जा सकते हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थी के सहयोग से विद्यार्थी अपने शिक्षकों की बातों को सहज सीख लेता है। अर्थात दोनों ही प्रयास करते हैं, शिक्षक भी प्रयास करता है और विद्यार्थी भी प्रयास करता है। शिक्षक प्रयास करता है विद्यार्थी को सिखाने के लिए, और विद्यार्थी प्रयास करता है शिक्षक की बातों को सीखने के लिए। इसलिए जब दोनों ही कार्य करते हैं तो दोनों ही सीखने में सफल हो जाते हैं और अति शीघ्र सीख भी लेते हैं। और ये उन बातों को भी सीख लेते हैं जिनमें कि इन दोनों की रुचि ना हो तो भी तर्क वितर्क करके और बाकी सारी चीज़ें करके ये सीख लेते हैं। सहानुभूति। सहानुभूति भी एक बहुत अच्छा कारक है सामाजिक कारक के अंदर। जैसे घोर निराशा के समय सहानुभूति भी संजीवनी सिद्ध होती है। सहानुभूति से क्या होता है कि दुख को कम किया जा सकता है और नई बातों को सीखने का अवसर भी प्रदान किया जा सकता है। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर वो फेल हो गया है तो आप उसके साथ में सहानुभूति रख करके उसे ये यकीन दिलवा सकते हैं कि वो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में ज़रूर पास हो जाएगा अगर वो मेहनत करे तो। अर्थात आपने उसके साथ में सहानुभूति भी दिखाया और उसको आपने रास्ता भी दिखाया। एक और ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रशंसा या निंदा करके या फिर दंड दे करके भी हम सिखा सकते हैं। इसमें है कि प्रशंसा से जो बालक होता है उसे प्रोत्साहन मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी अल्पबुद्धि वाला बालक भी बहुत कुछ सीखने
की चेष्टा करता है और सीख भी जाता है। निंदा एक बाधा कारक है, परंतु उस निंदा को गलत सिद्ध करने के लिए भी बालक बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता है और सीख जाता है। और यदि दंड की बात करें तो दंड का भय बालक को बुरी बातें सीखने से रोकता है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा के कारण भी बालक बहुत कुछ सीखता है। जैसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बालक के सुप्त गुणों के, जो कि उसके अंदर में सोए हुए हैं, अगर उसके अंदर प्रतिस्पर्धा का गुण आ गया है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई है, तो उसके कारण जो उसके सोए हुए गुण है, सुप्त गुण है, उनको जगाने में सहायक सिद्ध होता है, जिससे सीखने की क्रिया में सहायता भी मिलती है और यह सरल भी होता है। मतलब जब कंपटीशन होता है तो बच्चा कुछ भी करके बस जीतना चाहता है, फिर उसे चाहे जो कुछ भी सीखना हो, बस उसका मेन फोकस होता है जीतने के तरफ में। तो उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी हैं जो कि सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। इन कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है राजनीतिक कारण। संसदीय प्रजातंत्र के इस युग में तो राजनीतिक कारण और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि जैसे भाषा, वर्ग, प्रांतीयता आदि के अतिरिक्त सुरक्षा एवं शांति के कारक भी सामान्य व्यक्ति के सीखने की क्रिया को प्रभावित करते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में भी कुछ कारक ऐसे हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वे हैं सीखने की विधियां, पाठ्यक्रम और अध्यापक, मतलब अध्यापक की भूमिका। तो अभी हमने जाना कि सीखना किसे कहते हैं और सीखने के कौन कौन से कारक हैं, और अब हम जानेंगे कि सूझ का सिद्धांत क्या है। तो सूझ के सिद्धांत को हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया है, ठीक है। उनका कहना है कि पशु या मनुष्य प्रयत्न या भूल द्वारा नहीं सीखता है, बल्कि वह अंतर्दृष्टि या सूझ के कारण सीखता है। जब प्राणी या व्यक्ति के सामने कोई नवीन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब वो दिमाग लगाने का प्रयास करता है, अर्थात सूझ का प्रयास करता है, मतलब परिस्थिति का अवलोकन करता है। वह परिस्थिति के स्वरूप को अच्छी तरह समझने की कोशिश करता है और वह उद्देश्य की पूर्ति को सामने रखकर व्यवहार करता है, और उसकी सीखने की क्रिया तब तक चालू रहती है जब तक कि उसकी पूर्ति न कर ले, अर्थात जो चीज़ें, जो उसका एम है, जो उसका उद्देश्य है, उसे वो प्राप्त न कर ले। तो अगर कोई बालक या पशु या पक्षी कोई भी अगर इस प्रकार से सीखता है तो वह अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के अंतर्गत सीखता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में प्राणी का व्यवहार ध्येय निर्देशित होता है, न कि वह अंधाधुंध व्यवहार करता है। और इन सब के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जब किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उत्पन्न होने पर प्राणी या व्यक्ति उस परिस्थिति या समस्या का अवलोकन कर और उसके स्वरूप को समझकर अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए समझकर सोचकर की प्रक्रिया तब तक जारी रखता है जब तक कि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति ना कर ले। और इसी प्रकार की सीखने की क्रिया को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। अब जानेंगे कि कोहलर ने किस पर प्रयोग करा था। तो कोहलर ने एक चिंपैंजी पर प्रयोग करा हुआ था। चिंपांजी एक वन मानुष था। इन्होंने भी क्या करा कि एक भूखे चिंपांजी को एक कमरे में बंद कर दिया और जिसके छत पर, मतलब उस कमरे के छत पर केला लटका हुआ था और फर्श पर 3-4 संदूक रखे होते हैं। तो जैसे ही चिंपैंजी लटका हुआ केला देखता है तो वह उस संदूक के ऊपर चढ़ करके वह केला लेना चाहता है, परंतु वह सफल नहीं होता है। कुछ देर बाद वह फर्श पर पड़े हुए संदूकों को अच्छी तरह देखता है और इसके साथ वह परिस्थिति के विभिन्न प्रकार के अंग जो उसके सामने प्रस्तुत होते हैं उनमें संबंध स्थापित करता है। फलस्वरूप वो वास्तविक परिस्थिति समझ जाता है, मतलब कि उसके पास में जो संदूक दिए रखे थे तो वो मतलब ये समझने की कोशिश करता है कि इस खाली कमरे में ये संदूक क्यों रखे गए हैं। तो बाद में
तो बाद में उसे समझ में आता है कि ये संदूक हो सकता है कि उस केले के पास पहुंचने का एक रास्ता हो। तो क्या करता है कि वो संदूक को एक के ऊपर एक रखता है और उस पर रख करके जब वो चढ़ता है तो वो उसके हाथ में केला आ जाता है। तो यह उसकी अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, अर्थात यह उसकी अंतर्दृष्टि ही थी, यह उसका सूझ ही था जो वनमानुष केला प्राप्त करना सीख गया। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं। इसके विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ये जो सूझ का सिद्धांत है यह हमें सिखाता है समस्या की छानबीन करना या समस्यात्मक परिस्थिति का छानबीन करना। मतलब सबसे पहले व्यक्ति उपस्थित परिस्थितियों को समझता है, समस्या के समस्त पहलुओं को समझने का प्रयास करता है और उनके मध्य जो पारस्परिक संबंध होते हैं, जो छिपे होते हैं, उन्हें ढूंढ निकालने का भी प्रयास वो करता है, उनकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है। दूसरा है हिचकिचाहट, विश्राम एवं एकाग्रचित्त होकर ध्यान देना। द्वितीय स्तर पर व्यक्ति हिचकिचाहट करता है, विश्राम लेता है एवं चित्त को धारित करता है, मतलब चित्त को एकाग्र कर परिस्थिति या समस्या को समझने का प्रयास करता है या समस्या पर ध्यान देता है। उपयुक्त प्रतिक्रिया करने पर की चेष्टा करता है, उपयुक्त प्रतिक्रिया करने की चेष्टा करता है। इस स्तर में व्यक्ति परिस्थिति के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया करने की चेष्टा करता है। अब नेक्स्ट जो है वो पहली प्रतिक्रिया उपयुक्त सिद्ध न होने पर दूसरी प्रतिक्रिया करना, जिसका अर्थ है कि यदि व्यक्ति की पहली प्रतिक्रिया उपयुक्त सिद्ध नहीं हुई है तो वह फिर कुछ दूसरा उपाय ढूंढने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है लक्ष्य की ओर निरंतर ध्यान देना, जिसमें प्रयुक्त प्रतिक्रिया करने की प्रेरणा मिलना। सूझ से सीखने में व्यक्ति अपने लक्ष्य पर निरंतर ध्यान देता है। ऐसा करने से उसे उपयुक्त प्रतिक्रिया करने की प्रेरणा मिलती है। एकाएक उपयुक्त प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करना, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रयास करते करते एकाएक व्यक्ति को उपयुक्त प्रतिक्रिया सूझ पड़ती है, मतलब समझ आ जाती है, जिसकी वह अभिव्यक्त करता है और सफल होता है। उपयुक्त प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति करना, एक बार जब व्यक्ति उपयुक्त प्रतिक्रिया कर लेता है तो वह उसे बार बार दोहराता है, जिससे कि वह अपनी धारणा को स्मृति में रख सके। समस्या या परिस्थिति के आवश्यक पहलुओं को ऊपर ध्यान देता है तथा अनावश्यक पहलुओं को त्याग देने की योग्यता लेकर आता है, जिसका मतलब है सीखने के अंतिम स्तर पर व्यक्ति में ऐसी योग्यता आती है कि वह समस्या अथवा परिस्थिति के आवश्यक पहलुओं पर ध्यान देता है और अनावश्यक पहलुओं को छोड़ देता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की भी बहुत आलोचना हुई है। अब देखते हैं कि आलोचना किस किस मुद्दे पर हुई है। तो सूझ सिद्धांत के विरुद्ध अभ्यास के प्रभाव की उपेक्षा करना है, जिसमें मनोवैज्ञानिकों ने उपेक्षा करा कि यह सीखने की क्रिया में अभ्यास को स्थान नहीं देता है। वास्तव में सीखने की क्रिया पर अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यद्यपि परिस्थिति के विभिन्न अंगों पर सूझ का ही प्रभाव पड़ता है, अर्थात सूझ के द्वारा ही संभव हो पाता है, किंतु किसी भी कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की अति आवश्यकता होती है। जैसे मोटर चलाने में स्टीयरिंग, गियर, एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक इत्यादि का हम बार बार अभ्यास करते हैं, तब जाकर के हमें गाड़ी चलाना आता है। अब नेक्स्ट है कि सूझ की क्रिया को इसमें अचानक मान लिया जाता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने इस पर भी उपेक्षा करा हुआ है। वे कहते हैं ये सूझ के सिद्धांत की दूसरी आपत्ति है कि क्रिया का अचानक हो जाना, क्योंकि सीखने की क्रिया का सूक्ष्म अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वो अचानक हो जाता है। एल्बर्ट ने कहा है कि जो सूझ की क्रिया है वह अचानक नहीं होती है बल्कि क्रमिक होती है, अर्थात क्रमानुसार होती है। मतलब पहले इंसान गलतियां करता है और उसके बाद में उससे सीखता है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति के प्रयत्न बढ़ते जाते हैं
वैसे वैसे उसमें परिस्थिति के विभिन्न अंगों के संबंधों को समझने की क्रिया का विकास होता जाता है। इस प्रकार सीखने की क्रिया में व्यक्ति गलतियों से लाभ उठाता है। अब जानते हैं कि सूझ के सिद्धांत का महत्व क्या है। तो सूझ के सिद्धांत पर उपर्युक्त आपत्तियां होते हुए भी यह स्वीकार करना ही होगा कि भले ही यह पशुओं के सीखने की क्रिया की समुचित व्याख्या न करे, किंतु मनुष्य के सीखने की क्रिया सूझ पर ही आधारित होती है। मनुष्य किसी नवीन परिस्थिति से या किसी समस्या को सुलझाने के लिए अपने बुद्धि सूझ का ही मतलब अंतर्दृष्टि का ही जो अंतर प्रेरणा होता है उसका ही इस्तेमाल करता है। सीखने की क्रिया में वह अपनी बुद्धि, पूर्वानुभव, रुचि, मनोवृत्ति इत्यादि मानसिक प्रवृत्तियों का सहारा लेता है। इंजीनियरिंग, विज्ञान, कला इत्यादि ऐसे विषय हैं जो अभ्यास द्वारा नहीं सीखे जाते हैं, बल्कि इनको सीखने के लिए अंतर्दृष्टि या सूझ की अति आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि अंतर्दृष्टि या सूझ, यदि कोई भी कुछ भी सीखना चाहता है तो सूझ अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्किनर के नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के साथ। धन्यवाद।